हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उत्तराखंड वन दरोगा का आज एडमिट कार्ड जारी हो गया है और यहाँ पर आज से आप लोगों को लगभग 7 दिन तक महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उनको अच्छे से रिवीजन करके जाना है। जिसमें आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो है खनिज तत्व। खनिज तत्व का पादप जगत पर और जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी ले रहे होंगे। पादप जगत के अंतर्गत यदि मैं बात करता हूं तो खनिज के 16 तत्व होने को तो 30 तत्व होते हैं, परंतु जो 16 महत्वपूर्ण तत्व हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें आज हम शामिल कर रहे होंगे। जंतु के भी जो खनिज पोषण तत्व हैं लगभग 17, उनको भी हम आपके सामने साझा कर रहे होंगे। यदि मैं आपसे बात करता हूं जो खनिज तत्व हैं, खनिज तत्व जो पादप के अंतर्गत हैं, उसमें कुछ दीर्घ तत्व हैं, कुछ सूक्ष्म तत्व हैं। दीर्घ तत्व वह तत्व होते हैं जिनकी अधिकता या फिर जिनकी आवश्यकता बहुत अधिक होती है, चाहे वो पादप में हो चाहे वो जंतु के अंतर्गत हो। सूक्ष्म तत्व वह तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता थोड़ी कम होती है दीर्घ तत्व से। यदि हम बात करते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर यदि आप बात करेंगे नाइट्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इसको अच्छे से देख लेना। फिर उसके बाद यदि मैं सूक्ष्म तत्व की बात करूँगा तो Fe है, Cu है जिसको कॉपर कहते हैं, बोरॉन है, Zn है, Mn है, ठीक है, मैग्नीज है, और उसके बाद एमओ है और क्लोरीन है। इसको आप अच्छे से देख लेना। यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य क्या बनकर आते हैं उस पर भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न ऐसे बनता है कि यदि मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं नाइट्रोजन की कमी कर देता हूँ तो हमारे जो पादप हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम बात करेंगे फास्फोरस की कमी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम इन सब पर जानकारी ले रहे होंगे। यदि मैं बात करता हूँ CHO यानी हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के अंतर्गत वृद्धि कम हो जाती है। अगर इसकी कमी होगी, देखो ये कमी है, कमी के कारण क्या होगा, यहाँ पर वृद्धि कम हो जाएगी। वृद्धि कम और किस किस में देखने को मिलती है, मैग्नीशियम में भी देखने को मिलती है। Fe आप लोग जानते होंगे जिसको हम लोग यहाँ पर आयरन कहते हैं। क्लोरीन के अंतर्गत देखने को मिलेगी। अगर इन चारों की कमी होगी, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है आप लोगों के सामने, यहाँ पर Fe है और क्लोरीन है। यदि इन चारों की तत्व की कमी होगी तो क्या होगा, वृद्धि कम हो जाएगी पादपों के अंतर्गत। यदि मैं आपसे बात करूँगा मैग्नीज क्या है, ये जो मैग्नीशियम है वो पर्णहरिम यानी जिसको क्लोरोफिल कहते हैं उसका एक महत्वपूर्ण अवयव है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। Fe और क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस चीज़ को भी आपको देखना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 आप लोग जानते हैं महत्वपूर्ण होती है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके, और फिर किसमें सूर्य की उपस्थिति के कारण ये चीज़ें होती हैं। कैसे करके ग्लूकोज बनता है उसमें, ये सारी क्रिया आप लोगों ने पढ़ी होंगी, परंतु इसमें आयरन और क्लोरीन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आशा करता हूँ आपने अभी तक जितना मैंने समझाया ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। बात करते हैं आगे तत्व की। यदि हम नाइट्रोजन कहेंगे तो वो नाइट्रेट के फॉर्म में होता है। DNA, एंजाइम, प्रोटीन, क्लोरोफिल का एक घटक होता है, और ये पुरानी पत्तियों में जो हरिमहीनता होती है, यानी जो पुरानी पत्तियों में हरिनहीनता की कमी होती है, ये किसके कारण होती है, नाइट्रोजन के कारण होती है पुरानी पत्तियों में। नई पत्तियों में हरिनहीनता किसके कारण होगा, सल्फर के कारण होगा, जो सल्फेट के रूप में होगा। फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस होगा। ये न्यूक्लिक एसिड का घटक है। सल्फर अमीनो एसिड का घटक है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, जो पत्तियों में हरिनहीनता होती है ये पोटेशियम और फॉस्फेट दोनों के कारण होती है। इन दोनों को आप देख लेना। कैल्शियम की बात करेंगे, जो कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम सल्फेट के रूप में होता है, ये भोज्य उत्तक में हरिहीनता की कमी हो जाती है, इसके कारण होता है, ठीक है। ये अच्छे से देख लेना। यहाँ से प्रश्न कुछ भी बन के आ सकता है। किसकी कमी के कारण पुरानी पत्तियों में हरिहीनता होती है, तो नाइट्रोजन की कमी के कारण। अभी एक और आएगा, उसमें भी यहाँ पर पुरानी पत्तियों के अंतर्गत क्या होगा, का हरिहीनता हो रही होगी। वो क्या है, Zn, ठीक है, जिसको जिंक कहते हैं। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं बोरोन, जिसे बोरेट के रूप में होता है। इसमें शर्करा का स्थानांतरण होता है। शर्करा आप लोग सब जानते होंगे। आपको कमेंट सेशन में बताना है
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने अनुपात के अंतर्गत शर्करा होती है? ठीक है, जड़ की वृद्धि को रोक देता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं इम्पोर्टेंट कहूँगा। जड़ की वृद्धि को कम करने के लिए निम्न में से महत्वपूर्ण जो खनिज तत्व है किसकी कमी के कारण होता है? तो ये बोरेट की कमी के कारण होता है। अगर हम बात करते हैं मैग्नीज के ऑक्साइड, ये क्या करेंगे? कायिक रोग करेंगे। मेलोडियम, आप लोग इसको सब जानते हैं, मेलिडेनम जो होता है ये एमओ 2+ यानी 2+ आयन का होता है। फल के निर्माण को रोकता है। इसकी जो महत्वपूर्ण कार्य क्या है? फलियों में ग्रंथियों का निर्माण करता है। और फल के निर्माण को कौन रोकेगा? मेलोडेनम होता है, याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। अब कुछ दो महत्वपूर्ण और हैं जिसमें कॉपर आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। कॉपर क्या करेगा? पत्तियों के उत्तक को क्षय करेगा यानी उनको नष्ट करेगा। ऑक्सिन, सब लोग जानते हैं, ऑक्सिन नामक एक हार्मोन होता है, उसका संश्लेषण कौन करता है? जेडेन करता है, ये भी पूछा जाता है। पुरानी पत्तियों में हरितहीनता के कमी के कारण, किसके कारण होता है? जेडेन की कमी के कारण। देखो जितने भी मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं ये सारी महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग अच्छे से देख लेना। आगे अभी हम लोग यहाँ पर जीवों के अंतर्गत, देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पर पादपों में देखा था, अब हम यहाँ पर किसके अंतर्गत? जंतु के अंतर्गत, जीवों और जंतु के अंतर्गत देखने वाले हैं। अभी आप लोगों ने ये पादप का देखा, पादप में 16 तत्व थे। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सूक्ष्म तत्व कौन से थे? फीको, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर आयरन, और आपका कॉपर, फिर बोरोन हो जाएगा, फिर जेडन हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप लोगों का मैग्नीज हो जाएगा, फिर मेलोडेनम हो जाएगा, फिर क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही याद करना, महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को इस बार मिल सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से ये मानकर चलें एक प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर बनेगा। यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आपने अभी तक यहाँ तक देखा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे अब हम जंतु के जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उन पर चर्चा कर रहे होंगे। देखो जंतुओं के अंतर्गत भी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ अधिकता में यानी जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, प्रतिदिन आवश्यक होने वाले जो खनिज होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी ले रहे होंगे। सबसे पहला कैल्शियम है। सब लोग जानते हैं कैल्शियम किस लिए उपयोग होता है, फास्फोरस किस लिए उपयोग होता है, सल्फर किस लिए उपयोग होता है, और इसकी कमी के कारण क्या होता है, उनको हम आपके सामने यहाँ पर दिखाने वाले हैं। कैल्शियम की कमी के क्या होगा? दांत और हड्डियों में दुर्बलता आएगी, शरीर की वृद्धि में कमी होगी, कुंठित और टिटनी नामक रोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको ये बताना है टिटनी जो नामक रोग है किसके कारण होता है। देखो ये प्रश्न बहुत बार बने हैं, मैं पहले ही बोलूँगा, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। फास्फोरस, दांत और हड्डियों में दुर्बलता, शरीर में वृद्धि, यहाँ पर जो क्या है, कायर की कुंठित नामक रोग हो जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, जो सल्फर है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, सॉरी, जो प्रोटीन में कमी होगा किसके कारण होगा? सल्फर के कारण होगा। अगर मैं बात करूंगा निम्न रक्तचाप, तो सोडियम और पोटेशियम के कारण निम्न रक्तचाप होता है। इसमें पेशियों में दुर्बलता भी आ जाती है, इसमें भूख की कमी लगती है। ठीक है, पोटेशियम की बात करेंगे तो निम्न रक्तचाप और पेशियों में दुर्बलता। सोडियम की बात करूंगा जो इम्पॉर्टेंट है, निम्न रक्तचाप और भूख में कमी इसके अंतर्गत आएगा। क्लोरीन बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ मैंने क्लोरीन का बताया था, वृद्धि को रोकने के लिए है पादप जगत में, और प्रकाश संश्लेषण का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। वैसे ही करके यहाँ पर क्लोरीन भूख की कमी के लिए होता है। ये प्रश्न बहुत बार बने हैं, यहाँ से आपको देखकर जाना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं मैग्नीशियम, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि ये उपापचयी जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको अनियमितताओं, जो उपापचय अभिक्रिया होती है उनकी अनियमितताओं से विभिन्न अंग जैसे तंत्रिका तंत्र हो गया कि
कायकी को प्रभावित करता है। इस चीज़ को आपको देखना है, यानी ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मैग्नीज डायरेक्ट पूछा जा सकता है, किस खनिज की कमी के कारण तंत्रिका तंत्र में कायकी प्रभाविकता देखने को मिलती है? तो मैग्नीज की कमी के कारण। तो ये तो थे प्रतिदिन रोज उपयोग होने वाले जंतु के अंतर्गत खनिज, महत्वपूर्ण खनिज और उनके कारण, उनकी कमी के कारण होने वाले कुछ रोग जो हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब होते हैं अल्प तत्व। ये तो थे अभी तक, यहाँ पर आप लोगों के सामने अधिक, जिनकी मात्रा अधिक यूज होती है। अब आएंगे वो तत्व जो कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं, जैसे आयोडीन। आपको पता है आयोडीन की कमी के कारण घेंगा होता है, सब लोग जानते हैं, परंतु यहाँ जड़ मानवता जो आपको देखने को मिल रही है, ये भी आयोडीन की कमी के कारण होता है। मेलोडियम की बात करते हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है। मेलोडेनम ये नाइट्रोजन, जो आपके नाइट्रोजनी जो वश्य, यानी अगर मैं बात करूँगा वर्ज्य यानी बेकार जो पदार्थ हैं उनका उत्सर्जन में यहाँ पर कमी आ जाती है। आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, कैसे मूत्रमार्ग से बाहर निकलती हैं उत्सर्जन के समय, तो ये यहाँ पर इससे कमी हो जाती है, ये महत्वपूर्ण है। जैडन की बात करेंगे, जिसे जिंक कहते हैं, कुंठित वृद्धि और रुधिर क्षीणता। सब लोग जानते हैं रुधिर क्षीणता क्या होती है, यहाँ पर इसको कहते हैं रुधिर में कमी। और अगर मैं बात करूंगा खुरदरी त्वचा और जनन क्षमता का क्षय किसके कारण होगा? जैडन के कारण। ये भी प्रश्न बन जाता है। देखो यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न अवश्य आपको देखने को मिलेगा और एक एक नंबर करके आपको सहायता मिलेगी किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका पर्यावरण परीक्षक का एग्ज़ाम हो या फिर 11 तारीख को होने वाला उत्तराखंड वन दरोगा हो। एक एक क्वेश्चन करके आपको आगे बढ़ने की सहायता मिलती है, क्योंकि एक बच्चों में आप देखेंगे लगभग 100 से 200 बच्चों का अंतर देखने को मिल जाता है, इसलिए 1 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपको ये पूरा ज़रूर पढ़ के जाना है। ज़्यादा मिनट की नहीं है, 12 से 13 मिनट की ये वीडियो है। आशा करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी। एफई से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से रुधिर क्षीणता हो जाती है, जिसको एनीमिया कहते हैं। अगर मैं बात करूँगा यह है फ्लोरीन की कमी दांतों की दुर्बलता के लिए है। दांतों के लिए देखो कौन कौन से हो गए, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया और फ्लोरीन हो गया, ये तीनों दांतों की दुर्बलता के लिए है। कॉपर की बात करेंगे तो ये भी रुधिर क्षीणता करती है। संयोजी ऊतक सब लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं, जिनको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, चाहे वो वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू हों या रियल कनेक्टिव टिश्यू हों, या कंकाल के अंतर्गत हम अस्थि उपास्थि की बात कर लेंगे, या फिर हम लोग लिगामेंट की बात करते हैं या टेंडन की बात करते हैं, या फिर हम रक्त के अंतर्गत बात करेंगे तो तरल संयोजी ऊतक है, उसमें रुधिर वाहिनियों में यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। ठीक है, किसके कारण? कॉपर के कारण। इस चीज़ को देख लेना। देखो याद आपको कैसे करना होगा, आपने अगर पहले से सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो ये सारी चीज़ें याद ज़रूर आ रही होंगी। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बस इतना बोलूँगा, अभी आप इसको रट जाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इकट्ठी जब हो जाती हैं तो हम भूलने लगते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो आप लोगों से मैंने अभी बोला था एमएन, जिसको मैग्नीज कहते हैं, ये उपास्थि और अस्थियों के संयोजी ऊतक में वृद्धि की अनियमितता को रोकता है। ये है आपका कोबाल्ट, महत्वपूर्ण है, विटामिन 12 का एक घटक है, ये रुधिर क्षीणता करता है। इसको मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा। देखो जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बोले हैं उसको जरूर कर लेना। 2 आते हैं, एक तो सेलेनियम है और क्रोनियम है। सेलेनियम पेशियों की पीड़ा के लिए, हृदय पेशी, याद रखना सेलेनियम हृदय पेशी में क्षय को यहाँ पर करता है। हृदय जब इसकी कमी हो जाती है तो हृदय पेशियों में कमी हो जाती है। और विटामिन के, याद रखना विटामिन विटामिन ई जो है आप लोगों के लिए, जो बालों के लिए महत्वपूर्ण होती है, उसमें क्या होगा? उसमें सहायक होता है सेलेनियम। बहुत बार पूछा जाता है विटामिन ई में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है, तो सेलेनियम है। क्रोमियम की बात करेंगे तो ग्लूकोज के उपापचय तथा ऊर्जा उत्पादन में गड़बड़ी के लिए ये होता है। आशा करता हूँ अभी तक आपने ये सारा का सारा जो मैंने आपको पढ़ाया ज़रूर देखा होगा। जोशी सर क्लासेस देवभूमि के टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर लगभग
2 मंथ से पूरा कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हैं। जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अच्छे से हमारे से 500 महत्वपूर्ण सीरीज ले रखी है प्रश्नों की, तथा हमारे साथ जिसने मॉक टेस्ट अच्छे से लगाए हैं, हमने 5 मॉक टेस्ट पूरे करा चुके हैं। तथा मैं आपसे कह चुका हूं कि जो जो चीज़ें मैंने आपको कराई हैं, तथा आपने एनसीईआरटी में 9th और 10th पूरा अच्छे से पढ़ कर गए हैं, प्लस आप लोगों ने 500 महत्वपूर्ण जो मेरे प्रश्न जो मैंने करवाए हैं, और प्लस आप लोगों को मैंने मॉक टेस्ट करवाए थे पाँचों के पाँचों। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर यदि अपने तरीके से इसको रिवीजन किया होगा एनसीईआरटी की 9th और 10th को, मैं वादा करता हूँ आपको कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों ने पूरा सिलेबस वाइज एक पैटर्न पर हमने आधारित चीज़ें करवाई थी, और आपके लिए आशा करता हूँ बहुत सरल हो जाएगा किसी भी परीक्षा में निकालने के लिए। ठीक है, वन दरोगा के जितने विद्यार्थी हैं, आपका आज एडमिट कार्ड आ गया है। आशा करता हूँ आपने डाउनलोड कर दिया होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का बहुत दूर दूर भी पड़ा है। मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ, एक दिन पहले जाकर ज़रूर आप लोग अपने मन को संतुलित करें, अपने आप में पहले विश्वास रखें कि आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वह आप ज़रूर क्लियर करेंगे। यदि आपने 100% तैयारी की होगी तो वो ज़रूर क्लियर होगा। हम यही आशा के साथ इस पूरे वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।